नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की सत्तासीन बीजेपी के लिए इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के हमले नहीं बल्कि पार्टी के अपने नेताओं के बयान और वायरल वीडियो बनते जा रहे हैं। छोटे नेता हों या बड़े चेहरे, सत्ता के नशे में दिए गए बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं और पार्टी के लिए नई मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी कि विपक्ष जानबूझकर उसकी छवि खराब करने की कोशिश करने से लगा हुआ है, लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं और पार्टी को असहज कर रहे हैं। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है और ऐसे में इन बयानों से जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। वायरल वीडियो में कभी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नजर आते हैं तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान सुर्खियों में आ जाते हैं। सांसद अनिल बलूनी की टिप्पणियां भी कई बार सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, विधायक अरविंद पांडे और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जैसे नेता भी अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भी दिखाई दिए। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की असलियत अब उसके ही नेता जनता के सामने ला रहे हैं और आने वाले चुनाव में मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि भाजपा बनाम भाजपा होगा। वहीं भाजपा नेताओं को भी यह एहसास हो चुका है कि बयानबाजी और वायरल वीडियो पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि पार्टी को भरोसा है कि संगठन और उसका नेतृत्व समय रहते स्थिति को संभाल लेगा। शांत कहे जाने वाले उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है और चुनावी वर्ष में यह बवंडर किस दिशा में जाएगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, एक बार वो आपको सुना दें। पार्टी इस समय आंतरिक कलह से जूझ रही है और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच गैंगवार चल रहा है। सरकार के कामकाज पर भाजपा के ही विधायक कई बार सवाल खड़े कर रहे हैं। लोकसभा में राज्य के खनन का भ्रष्टाचार उठ रहा है। इससे साफ है कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। भाजपा बड़ी चाल चरित्र चेहरे की और अनुशासन की बात करती है, लेकिन भाजपा का चाल चरित्र चेहरा और अनुशासन आजकल जो है सड़कों पर और आपसी सिर फुटबॉल में साफ दिखाई दे रहा है। अब भाजपा को अनुशासन की बातें बंद कर देनी चाहिए और अपने घर की गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाजपा प्रदेश की सत्ता में है। भाजपा की गुटबाजी से प्रदेश का विकास प्रभावित होता है, क्योंकि भाजपा के मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री को जो ध्यान जनता के कामकाज में लगाना चाहिए वो आपसी गुटबाजी में लगा रहे हैं। तो ये राज्य का नुकसान है, इसलिए हमारी भी चिंताएं हैं। हम भी चाहते हैं कि भाजपा अब अनुशासन की जो बातें करती है उसको बनाने में अपना ध्यान लगाए। नहीं, देखिए, कुछ हद तक आपकी बातें कुछ सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। पार्टी के अंदर सशक्त लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको छूट भी होती है अपनी बात कहने की, और लोग अपनी बात कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं। हाँ, कुछ बातें, दिक्कतें पार्टी को होती हैं और पार्टी उसका समाधान भी निकालती है। निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और उसमें थोड़ा सा नुकसान पार्टी को जरूर होता है। अगर संयमित होके अगर हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखें, पार्टी प्लेटफॉर्म में बात रखें, तो निश्चित रूप से उसका पार्टी को लाभ भी मिलेगा। और पार्टी ने वरिष्ठ नेता हूँ चाहे कार्यकर्ता हूँ, सबसे अनुरोध भी किया है कि अपनी जो भी बात कहनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहें, उससे बाहर न कहें। ये भी निवेदन सारे लोगों से पार्टी ने किया है। और कुछ बातों का आपका कहना सही है कि नुकसान भी होता है और विपक्ष को मौका भी मिलता है बोलने का, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से सबसे बात करती है, सबका सम्मान करती है सारे लोगों का। और निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में इसमें सब में सुधार होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो बीजेपी नेताओं के बयान बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी बने हुए हैं या फिर 2027 चुनाव पर इन बयानों का क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुजाता पॉल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और गजेंद्र सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गजेंद्र जी आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में शायद कोई ऐसा मुद्दा होगा जो खुद बीजेपी के नेताओं ने उस पर बयान ना दिया हो। कई विधायक तो ऐसे हैं, पूर्व विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं।
इन बयानों का क्या कुछ प्रभाव फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 2027 चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा? और ये जो विधायकों के बयान है, कार्यकर्ताओं के बयान है, जो भी हाँ। बातें हैं, हम्म। ये इसलिए आ रही है कि जिन चीजों के लिए उनको विधायक बनाया गया था वो काम नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। और उन काम के ना होने का जो कारण है, वो मुझे याद है कुछ समय पहले अमित शाह आए थे देहरादून में। उन्होंने विधायकों और कार्यकर्ताओं की, तमाम लोगों की मीटिंग ली और उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि तुम सब लोग जो विधायक बने हो, मंत्री बने हो, मुख्यमंत्री बने हो, तुम सब हमारी कृपा से बने हो, क्योंकि हमने तुम्हें सिंबल दिया। हाँ। और जिस व्यक्ति को गलतफहमी है वो जाके निर्दलीय चुनाव लड़ ले, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये बहुत स्पष्ट संदेश था कि तुम्हें कुछ कहना दुआना नहीं है, जो कहा जाएगा चुपचाप से सुनना है। तो जिस मतलब प्रचंड बहुमत की सरकार और 40 विधायक पिछले 4 साल से बाहर बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा ओवरबर्डन काम हो गया है, कि उनके पास 3 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं, उनका बजट खर्च नहीं हो पा रहा है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जब लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया तो मुख्यमंत्री को अलग से बैठक लेनी पड़ी और उन्होंने फिर बयान आया कि भाई उन्होंने डीजीपी को टाइट कर दिया, पुलिस कप्तान को टाइट कर दिया, फिर वो 3 दरोगा जो सस्पेंड किए गए। तो ये दिखा रहा है कि काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। जो दायित्वधारी बनने थे, निगमों के अध्यक्ष बनने थे, बोर्डों के बनने थे, परिषदों के बनने थे, तमाम पद खाली पड़े हुए, वो भी भरे नहीं जा रहे हैं। इनके विधायक, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, इनका कई बार बयान आ गया कि दायित्वधारी की सूची आने वाली है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, 5 मंत्रिमंडल के पद खाली पड़े हुए हैं, वो इनसे भरे नहीं जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि ऋषिकेश में जो दायित्वधारी हैं, कुसुम कंडवाल और जो इनके विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, उनके बीच में सिर्फ फटाफट सड़क पे आ गई है। यही स्थिति आपने कपकोट में देखी। टिहरी में वही हालत है, किशोर उपाध्याय, दिनेश धनई और धन सिंह तीनों वहीं आ गए। आपने गंगोत्री में देख लिया कि इनके सिटिंग विधायक है, ये कांग्रेस वाले तो भी आ गए। आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो डोईवाला में कर्नल कोठियाल के पोस्टर लगे हैं। उनका कहना है कि ब्रजभूषण गहलोत का टिकट काटो मुझे दो। आधे पोस्टर वहां दीप्ति रावत के लगे हुए हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लोग हैं ये जानते हैं कि जो 47 विधायक जीत कर आए हैं, इनमें से कम 20-25 के टिकट कटने हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गजेंद्र जी, अभी महेंद्र भट्ट जी की तरफ से अपील भी की जा रही है कि जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बयानबाजी करने से बचे। मतलब अब इनको शायद लगने लगा है कि जो बयानबाजी अभी तक हुई उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और पिछले चुनाव में आपने देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काटे गए। लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने पौड़ी से सांसद थे तीरथ सिंह, उनका टिकट काट दिया। हरिद्वार से सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनका टिकट काट दिया। इन्हें मालूम है कि भैया जब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो निश्चित रूप से ये हालत होगी। इसलिए वो छटपटाहट है जो विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, वो अब सामने दिखाई दे रही है। ठीक है जपेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है कि 2027 का चुनाव बीजेपी का कांग्रेस से नहीं होने वाला, बल्कि बीजेपी बनाम बीजेपी ही होगा। जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर जो नेताओं की बयानबाजी आपस में ही चलने से लगी हुई है। कांग्रेस के कहने की परवाह कौन करता है? उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के कहने की परवाह ही नहीं। नहीं, ये तो वैसे भी साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है ना, किस तरीके से आपके खुद के नेता ही बयानबाजी करने से लगे हुए हैं। साफ पता चल रहा है कि परेशानी तो कहीं ना कहीं हो सकती है बीजेपी को। आप हमें शांति से 2 मिनट सुनने का कष्ट करेंगे पहले? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आपने हमसे सवाल पूछा, हमने कहा कांग्रेस के बयानों की परवाह। उत्तराखंड की जनता तो कांग्रेस के बयानों की परवाह नहीं, और उसका ये भी निकलकर सामने आया कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया। अब हम भारतीय लोकतंत्र पर हैं, जैसे भी गजेंद्र रावत कह रहे थे, भाई सबको इस लोकतंत्र को परिभाषित करने का अपना अपना अधिकार है और सबके अपने अपने तरीके। और भारतीय जनता पार्टी किसी की बकौती नहीं है। वे अन्य दलों में देखा जाता है तो सबसे बड़ा एक राजनीतिक दल कांग्रेस, वहां भी एक ही परिवार का कब्जा है। उनके अनुसार जो वहां की उनकी परिक्रमा करते हैं उन्हें टिकट दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को कितनी बड़ी जिम्मेवारी से नवाज किया जाए, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं जानते। कौन सा कार्यकर्ता
कब किस मुकाम पर अगर देश सेवा में उसे लगा दिया जाए। अब चीजें आ जाती हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस, सबकी परफॉर्मेंस अपने हाथ में है कि अगर आपको राजनीतिक तौर पर आगे आने का मौका मिलता है, जनता की, प्रदेश की, राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिलता है, तो आप क्या सर्विस देते हैं? आप स्वार्थ की राजनीति, व्यक्तिगत हित की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति का चेहरा बन के जनता में पहचाने जाते हैं, या आप वास्तव में उसे एक जनता की सेवा के तौर पर और उत्तराखंड के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के तौर पर आगे बढ़ाते हैं? ये जब कोई व्यक्ति जिम्मेवारी पर बैठकर काम करता है तो उसकी कार्यशैली से निकलकर सामने आ जाता है। और बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन विधायकी लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये सभी कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस पे तय करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जपेंद्र जी, अभी आपने एक बात कही, आपने बात कही कि हमारे यहाँ किस कार्यकर्ता को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए पता नहीं चल सकता। ठीक है, किसी को कुछ भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कहीं ये लालच दिया तो नहीं है कार्यकर्ताओं को, जिस वजह से वो सभी रुके हुए हों, उनको भी ये लालसा हो कि हो सकता है हमें कोई बड़ा पद मिल जाए, इस वजह से बीजेपी के साथ लगे रहो? अगर आपका सवाल यही है, हाँ। तो हम इस संदर्भ में तो देख सकते हैं कि देश के अंदर एक राजनीतिक दल ऐसा है जो राजनीति को सेवा के रूप में आगे जनता के सामने प्रस्तुत करता है। से अपने कार्यकर्ताओं में से जो लोग चुनकर आते हैं और उन्हें अपने प्रदेश की और देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो ये परंपरा हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्रीय दल या कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है। सुजाता जी, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आधा काम तो जो बीजेपी के खुद के नेता है उन्होंने आपका कर दिया है, और बाकी चर्चा ये भी होती है, सवाल ये भी उठने लगते हैं कि कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा मुद्दा मिल जाए वो ज्यादा देर तक उसको टिका नहीं पाती। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। मैं अभी सुन रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब चंगा सी। उनसे पूछे जरा, वो अरविंद पांडे जी बार बार बयान दे रहे थे, चाहे वो दीपक अग्रवाल के आत्महत्या पर हो या अनूप अग्रवाल के गायब हो जाने में सरकार और पुलिस की संलिप्तता के कारण, कि किस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके काम को अपने नाम पर या किसी और के नाम पे करवा दिया गया, और फिर सरदार सुखवंत सिंह के मुद्दे पर, और जिस तरह से किसान की आत्महत्या हुई है, और किसानों की आत्महत्या तो हो ही रही है राज्य में, मगर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या ये दिखता नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही उनके अपने नेता भी उनको बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये सोचते हैं कि केवल वो ही वो है और वे ही सर्वे सर्वा है। नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की किसी भी निर्णय को लेकर। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि जब मुख्यमंत्री बेरोजगारों के आंदोलन में आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ही चला आया, ये मेरे साथ खजानदास जी हैं। आपको पता था खजानदास जी? नहीं पता था ना। और उन्होंने कहा कि उनका अकेले का निर्णय था, यानी कि निर्दलीय विधायक ने निर्णय लिया कि भाई मैं जाऊंगा और मुख्यमंत्री से मिलूंगा, फोटो डालूंगा, उसके बाद मुख्यमंत्री जाते हैं और उसके बाद वो फैसला ले लेते हैं कि सीबीआई जांच हो गया। वो सीबीआई जांच की क्या हो रही है ये तो पता नहीं, लेकिन जिस राज्य में हर मामले में इस वक्त सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वो भी सिटिंग जज के तहत, अंकिता भंडारी का मामला हो या अब जो हमारे सामने इतने सारे अपराध हो रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। नहीं, यहाँ तो जो नेतागण है वो तो सवाल उठा ही रहे हैं। शुक्ला जी की देखिए हमने कि वो पूछ रहे हैं, आप मुन्ना सिंह चौहान को देखिए वो तो सड़क पे दिख रहे हैं, अधिकारियों से सवाल करते हैं। सतपाल महाराज जी ने कई बार कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है, फिर उनको काम डाउन किया जाता है। प्रेमचंद अग्रवाल के जाने के बाद 5 पद खाली है कैबिनेट में, और इसका मतलब है कि सरकार जो है वो डेफिसिट में कैसे चल रही है, वो कार्य कौन से कर रही है? क्योंकि जो उपनल कर्मी इतने दिन तक धरनों पे रहे, यही तो सब जगह काम कर रहे थे। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस वक्त अगर कोई निर्णय लिया भी है तो वो भी तो आधा बचादा है। लेकिन जिस राज्य में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, महिलाएं, बेटियां, युवा
पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों में सब सड़कों पे रहे हैं। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये सरकार अपने कार्य क्यों नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही जो खनन माफिया के खिलाफ है, और यहाँ तो रैट, वैट और टैट की सरकार चल रही है। ये 3 प्रकार के टैक्स है पुष्पेंद्र जी जो यहाँ चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है भाजपा की सरकार। और जो भी बातें बोलनी होती है, आप देख लीजिए पत्रकारों को क्यों रोक रहे कोर्ट द्वार में जाने से। पहले आप स्थिति खराब कर रहे अपने बजरंग दल वालों को भेजकर, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप पत्रकार मत जाओ क्योंकि आपका एजेंडा बिगड़ गया। और अंकिता भंडारी के न्याय में आज ये बताइए कि आपने इतना बड़ा ठेका बिल्कुल ठीक बात है को काहे को दिया? ठीक बात है सुजाता, इसीलिए पूछी जा रही है आपसे। ठीक है मैम, ठीक है गजेंद्र जी, क्योंकि सबसे पहले खनन को लेकर तो इनके खुद के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आवाज उठाई, उसके बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड भी अब दोबारा जिंदा हो गया, सुर्खियों में भी है। लेकिन कुछ विधायक ऐसे थे जिन्होंने कई बड़े बयान दिए, जैसे विजया बर्थुवाल हैं, उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग भी की और जो मौजूदा विधायक थे उन पर ही आरोप भी लगाया सबूत मिटाने के। ठीक, सुखवंत सिंह किसान की आत्महत्या का मामला हो और अब कोटद्वार का, मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए हर रोज कोई ना कोई परेशानी खुद ही खड़ी होकर सामने आ जाती है, या फिर ये उसको हैंडल नहीं कर पाते। अभी भी इनको ये उम्मीद है कि जो पार्टी का नेतृत्व है, जो संगठन है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। दरअसल कुछ दिन पहले जो इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया था कि भाई कोई बयान नहीं देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा और जो पाएगा पार्टी दफ्तर में आगे बोलेगा। उसके बाद अरविंद पांडे ने डीजीपी से मुलाकात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो ये कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे तमाम वो लोग हैं, क्योंकि अब जब आप सामाजिक रूप से जनता के बीच जाते हैं तो आपको डेफिनेटली उनके जवाब देना होता है। बिल्कुल। जब आप चुनकर आए, चुने हुए विधायक हैं, तो उस क्षेत्र में अगर काम नहीं होंगे तो विधायक कहाँ जाएगा? आप हर दिन मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मुख्यमंत्री निवास में घाम तापो योजना के तहत रोज विधायकों के साथ फोटो आ रहे हैं, तो वहां विधायक अगर धूप सेकते रहेंगे तो उस धूप सेकने से तो उस क्षेत्र की विधानसभा के सवालों का समाधान नहीं होगा। इन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए के काम दे रहे हैं, सड़कों के दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आज तक कोई भी चीजें जो है ये बता नहीं सकते कि ये धरातल को उतारने में हम सक्षम हुए हैं। और इसीलिए अब 4 साल तक आपने जो लॉलीपॉप लटका के रखा कि भाई आपको हम देंगे 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 करके, और फिर कह रहे हैं कि अभी हाईकमान से लिस्ट फाइनल नहीं हुई है, अभी कह रहे दायित्वधारियों की लिस्ट आ रही है। ये तमाम जो चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए तो लोगों ने प्रचंड बहुमत नहीं दिया था। और जब आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है इस देश में, पूरी दुनिया में, लोकतंत्र में, कि आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, काम को सबको बांटना है, आप एक एंकर के रूप में कर रहे हैं काम, आपके सामने कैमरा मैन है, कोई उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा, कोई वीडियो लेके आ रहा, कोई एडिट कर रहा, अब एक टीम काम कर रही है ना। तो आखिरकार एक मुख्यमंत्री जो 5 सीटें खाली हैं, वो बर्डन कैसे संभालेंगे? और जब वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जो विधायक है वो क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्षेत्रीय जनता पूछ रही है। बिल्कुल सही बात है। भैया ये फैसले किया था वोट, ठीक है, मंत्रियों के, मुख्यमंत्री का 30,000 रुपए का आप हर महीने का जो है वो बढ़ा दीजिए, वेतन बढ़ा दीजिए। इसे तो सरकार बनाई थी भाई। आपको अगर दिक्कत हो रही तो आपने तो अपना पैसा बढ़ा दिया कि हर महीने 30,000 रुपए आपको और ज्यादा चाहिए। लेकिन वो क्षेत्र में जो वो विधायक जा रहा है, वहां उसको क्षेत्र की जनता सवाल पूछ रही है, तो निश्चित रूप से वो मुखर होकर सामने बोलने लगे। सही बात है जपेंद्र जी, क्योंकि अभी सीधे तौर पर गजेंद्र जी ने बोला, बीच में बीजेपी कहती रहती है दायित्वधारकों की भी सूची आने वाली है, कैबिनेट का विस्तार नहीं होने अभी तक हुआ है, 5 पद खाली पड़े हैं, मतलब क्यों ऐसी चीजें ये देरी से चल रही हैं? सवाल तरीका नहीं, सवाल कार्य में सुधार करता है। हाँ। अगर नहीं बनाए जा रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण हो, और जो बने हुए हैं वो सब अपने काम को आगे बढ़ाने का टारगेट को जो सरकार द्वारा किए गए हैं, जनता के लिए जो काम होते हैं वो कार्य निरंतर आगे चल रहे हैं। तो ये तो बेमानी है कि भाई बनाना आवश्यक नहीं होता, काम लेना आवश्यक होता है। तो जो डेफिनेटली जो बने हुए हैं और उनसे अगर काम चल रहा है और काम को आगे बढ़ाया जाता है तो ये निर्णय सरकार के होते हैं। सरकार नहीं बिल्कुल नहीं। अभी गजेंद्र जी ने उदाहरण दिया, अगर मैं भी यहाँ बैठा हूं तो स्क्रिप्ट कोई और तैयार कर रहा, कैमरामैन कोई और है, मतलब एक टीम वर्क, पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। आप बोल रहे हैं कि पद भरना जरूरी नहीं होता, काम जरूरी होता है,
ठीक है, फिर तो एक आदमी पूरा काम कर लेगा, मुख्यमंत्री जी हैं वही पूरे उत्तराखंड का विकास कर लेंगे, जो विधायक हैं बाकी उनको हटा दिया जाए। जैसे आपने अपना उदाहरण दिया ना, सेम ऐसे ही सरकारें चलती हैं, पीछे की पूरी टीम निरंतर काम करती है। अब आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं और अब अभी आप अगली डिबेट की तैयारी करके बैठे हैं और कोई दूसरा आके कहे नहीं 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 ये अच्छा नहीं कर रहे, मैं इनसे बेहतर करूंगा, तो क्या आपकी जगह एकदम दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा? आप इस संदर्भ में सोचकर देख सकते हैं, दो व्यवस्थाएं बनी होती हैं तो रिजल्ट सारे होते हैं। अब आप काम कर रहे हैं, आपको अपनी नहीं, मैं जपेन जी ये बोल रहा हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं और 1 साल से डिबेट नहीं जा पा रही है, तो तब तो चैनल की जिम्मेदारी बनेगी किसी और एंकर को लाया जाए। तो वही सवाल ये है कि जो मंत्री पद खाली पड़े हैं इतने समय से, तो किसी को तो बैठाया जाएगा ना। जब तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है और आपकी क्षमता चैनल को संभालने की है, अच्छी डिबेट की है, अच्छी स्क्रिप्ट की, अच्छे कंटेंट के ऊपर बात करने की जब तक आपकी क्षमता है, तो हमें नहीं लगता कि चैनल को किसी दूसरे की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह सरकारों की व्यवस्था होगी। ठीक है, सुजाता जी लास्ट कमेंट। जी बिल्कुल साफ हो गया है कि एक व्यक्ति जो फेल्ड विधायक था उसे जबरदस्ती जितवा के मुख्यमंत्री बनाया गया और वो पूरी तरह से फेल है और वो कह रहा नहीं 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 करूंगा सब कुछ, मैं ही मॉनिटर बनूंगा, मैं ही कैप्टन बनूंगा, मैं ही टीचर भी बन जाऊंगा। इसीलिए तो आज उत्तराखंड की ऐसी दुर्गति हो रही है और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हर लेवल पर नाकाम और फेल हुई है, क्योंकि फेल्ड विधायक को पता नहीं है कि कानून व्यवस्था कैसे बनानी है, अपने भाजपा के नेताओं को कैसे सम्मान देना है, विपक्ष को क्या सम्मान देंगे, ये कैसे महिलाओं की सुरक्षा किया जाना चाहिए, कैसे ये एक काम कर रहे हैं अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उस वीआईपी को बचा रहे हैं जिस वीआईपी का नाम सामने आ चुका है। अनिल जोशी जो एक टेंटेड व्यक्ति है, उसकी एफआईआर पर अगर ये जांच की संस्तुति हुई है, यहीं पे पता चल रहा पूरा घालमेल है। ठीक है मैम, ठीक है, समय भी कम है। हाँ जपेन जी जल्दी जवाब दे दीजिए। पहले करी गई संस्तुति, बाद में करी गई एफआईआर, इतने हमारे पास मुद्दा महीन है, हम लकीर के फकीर हैं, हमारे पास हाँ लकीर के फकीर ही जनता को रहोगे, समझाने के जनता लिए को भी फकीर बना के रहोगे, आगे बढ़ने इसीलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि खुद की सोच और मानसिकता केवल और केवल फकीर और भिखारी वाली रह गई। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। जपेन जी आपका भी, गजेंद्र जी आपका भी और सुजाता मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान और वायरल वीडियो ही बीजेपी के लिए टेंशन बने हुए हैं, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अभी भी बीजेपी को इन नेताओं के बयानों से परेशानी है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में और परेशानी बढ़ सकती है? क्या कुछ आने वाली स्थिति होगी, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलेंगी और या फिर क्या कुछ सियासी समीकरण इन बयानों से बदलते हुए दिखाई देंगे? देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।